चलिए हेडिंग डालिए, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। आज का हमारा लेक्चर है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। कंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए कि आखिर रेजिस्टेंस क्या होता है। क्या कोई मुझे बताएगा रेजिस्टेंस क्या होता है? मान लो किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उस वायर में करंट जब फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने के दौरान वायर हीट होता है। ऐसा होता है जैसे कि ये वायर है, इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होने के दौरान वायर हीट हो रहा होगा। क्या रीज़न है करंट फ्लो होने के दौरान वायर के हीट होने का? अब कोई भी चीज़ हीट होती है, इसका सिंपल सा मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। यानी कि जब करंट फ्लो हो रहा होगा वायर के अंदर, उस टाइम पे एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। और जब एनर्जी रिलीज हो रहा है तो एनर्जी के रिलीज होने के पीछे कोई ना कोई रेजिस्टेंस फोर्स काम कर रहा होगा, जो करंट को उस वायर में फ्लो होने से रोकने की कोशिश कर रहा होगा। उसी रेजिस्टेंस फोर्स को हम बोलते हैं, उसी फोर्स को, जो फ्रिक्शन फोर्स है जो काम कर रहा है, जो अपोजिंग फोर्स है जो करंट को वायर में दौड़ने से रोक रहा है, उसी अपोजिंग फोर्स को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। हेडिंग डालेंगे पहले हेडिंग डालेंगे रेजिस्टेंस। पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर जा कर के हम बात करेंगे कंडक्टेंस के बारे में। तो एक एक करके एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको फिजिक्स में पढ़ाया जा चुका होगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है। लिखें, अपोजिंग फोर्स ऑफ करंट, करंट को अपोज करने वाला फोर्स रेजिस्टेंस कहलाता है। अपोजिंग फोर्स ऑफ करंट इन एनी वायर, करंट को किसी वायर में फ्लो करने से जो फोर्स अपोज करता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस होता है R, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। मान लीजिए एक पतला सा वायर कोई ये है, इस वायर के अंदर मुझे करंट फ्लो कराना है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A और इसका लेंथ अगर L है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शनल एरिया के A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जिस वायर की थिकनेस ज़्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, या जिस वायर की लेंथ ज़्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है ना? अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए, मुझे एक कांस्टेंट टर्म यूज करना पड़ता है। मैं यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज कर रहा हूँ वो है रो। तो R इक्वल्स टू रो L बाई A, वेयर रो इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। यहाँ पे R रेजिस्टेंस है तो रो रेजिस्टिविटी होगी। तो अगर मैं रो की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा बेटा? R इंटू A बाई L, वेयर रो इज़ द रेजिस्टिविटी। बस सिंपली रेजिस्टिविटी, जिस वायर के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं उसका रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। तो एक बार रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन अगर आपको बताना तो आप क्या करेंगे? अगर मैं A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूँ और L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर ले लूँ, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट है और लेंथ भी यूनिट है, उस दौरान जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाएगा। हेडिंग डालेंगे रेजिस्टेंस लिख लिया ना। अब हेडिंग डालेंगे, पहले यहाँ से रेजिस्टेंस के बाद आप ये दोनों लाइन नोट कर लेंगे, फिर जाके हेडिंग डालेंगे रेजिस्टिविटी। डालिए रेजिस्टिविटी और लिखिए इसमें रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर
resistivity is the resistance of wire, resistivity is the resistance of wire having unit length and unit cross sectional area, having unit length and unit cross sectional area. Resistance is the resistivity of wire, resistivity is the resistance of wire having यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक ऐसा वायर जिसका लेंथ यूनिट है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट है, उसका रेजिस्टेंस ही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाता है। अगर मैंने ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर कर दिया और एल की वैल्यू 1 मीटर कर दिया तो 1 बाई 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और रो की वैल्यू आ जाएगी r। यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अब मुझे कोई यूनिट बताए, पहले R की यूनिट बताओ क्या है। रेजिस्टेंस की यूनिट जो आपने फिजिक्स में पढ़ रखा क्या है, ओम। क्या होता है, ओम, यही ना। इसका जो सिंबल है वो होता है कुछ इस तरीके से, आपको दिखाया गया होगा, ओम। तो R की यूनिट हो गई ओम। तो क्या कोई मुझे रो की यूनिट बताएगा बेटा? चलो रो बताओ क्या है। रो इज़ द ओम, ये मीटर स्क्वायर बाई मीटर, मीटर ने मीटर को मारा, क्या हो गया, ओम मीटर। तो हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। और या अगर आप चाहे तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, ओम सेंटीमीटर। वो डिपेंड करता है कि आपने यूनिट कौन सा यूज़ किया, सेंटीमीटर या मीटर। तो ओम मीटर भी हो सकता है, ओम सेंटीमीटर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो ये रहा आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस अगर आपको पता चल गया, रेजिस्टिविटी आपको पता चल गई, तो सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये सबको पता है कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, लेकिन सवाल है कि क्यों। ये थोड़ा अंदर की बात है, उसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक वायर है, ध्यान से सुनना बेटा, ये आपको बनाना नहीं, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अब इस वायर में मुझे करंट को फ्लो करना, मुझे एक करंट को इसके अंदर फ्लो करना, या आप कह सकते हैं मुझे इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना है। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ये बात आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉन देखो, बोहर के अकॉर्डिंग क्या इलेक्ट्रॉन हर जगह मूव कर सकता है या फिर वहीं रह सकता है एटम के अंदर जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 पाई के। याद करो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको बताया गया था कि बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं रह सकता, इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं रह सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 पाई के, या आप लिख सकते हैं mvr = nh/2 पाई। याद आ रहा है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं रह सकता, वो एक सेल के अंदर रहेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, एक एटम है और इसके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, ये ऐसे दूसरा एटम होगा उसका इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरा एटम होगा उसका इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस एटम के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे घूम रहे होंगे ना बेटा, इस वाले एटम के भी इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे घूम रहे होंगे, इस एटम के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे घूम रहे होंगे। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है तो वो यहाँ कहीं नहीं रह सकता, वो इस सेल के अंदर ही रह सकता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, वो सबसे पहले इस सेल के अंदर जंप करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये फ़ैन ऐसे चल रहा है, मान लो इस फैन में आपसे बोल दिया जाएगा अपना हाथ डाल दो, क्या डाल पाओगे? नहीं, क्यों? क्योंकि हाथ कट जाएगा। या मैं ये मार्कर ऐसे फैन में ऐसे फेंकूं, क्या होगा? फेंक के देखूं क्या? चलो लो, जाने दो, छोड़ो। तो अगर मैं एक मार्कर चलो ये फेंकता हूँ, ये इससे ज़्यादा चोट नहीं आएगा ना, पहुँच पाएगा वहाँ तक? नहीं, ओ तो क्रॉस कर गया, अरे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, जाने दो, छोड़ो। तो अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर इंटर कराना है, तो ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन नहीं होगा? होगा या नहीं? तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन उसके सेल में जंप किया, एक कोलिजन हुआ, कोलिजन से एनर्जी रिलीज हुई।
अब इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए उसके अंदर रहेगा, उसके बाद वो आगे जंप करेगा किसके अंदर, दूसरे वाले सेल के अंदर, वहाँ पे भी एक बार कोलिजन होगा, फिर से एनर्जी रिलीज होगा, फिर थोड़ी देर के लिए इसमें जंप करेगा, उसके बाद आगे आएगा। तो क्या जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वायर का, क्या उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को जंप करना पड़ेगा, और उस जंप के दौरान कोलिजन होगा और हर एक कोलिजन में एनर्जी रिलीज होगी। और यही रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वायर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो हीट रिलीज होती है। यही रीज़न है कि जब भी कभी किसी भी वायर को ऐसे देखोगे ठंडा रहेगा, जैसे आपने इसमें स्विच ऑन किया, करंट फ्लो होने लगेगा तो वायर गर्म हो जाएगा। और यही रीज़न है कि गर्मियों के मौसम में आप देखेंगे, गर्मियों के मौसम में जो ओपन वायर होते हैं ना, वो खुले होते हैं। ओपन वायर आपने देखा ना, ये खंबे पर लगे होते हैं, वो खुले होते हैं तो वो हीट होंगे। अब एक्जोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज होना कौन सा प्रोसेस है, एक्जोथर्मिक। अब वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस क्या हीट की वजह से सपोर्ट करता है या अपोज करता है, अपोज करता है। तो जितनी ज़्यादा गर्मी होगी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उतना ही स्लो हो जाएगा, क्योंकि बाहर से वायर गर्म है, अंदर से इलेक्ट्रॉन के जंप करने की वजह से वायर गर्म हो रहा है, तो गर्मी की वजह से इलेक्ट्रॉन का जंप होना कम हो जाता है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप होता है। गर्मियों के मौसम में इसीलिए जो वोल्टेज आता है वो थोड़ा सा लो होता है। अगर आप गांव में गए होंगे कभी तो आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में बहुत बिजली कटती है। क्यों कटती है, यही रीज़न है, वहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है। और ठंड के मौसम में इतनी तेज़ी से बिजली आती है कि कभी कभी बल्ब भी फ्यूज हो जाता है। ये गांव की बात कर रहा हूँ, शहरों की बात नहीं। यहाँ पे तो हर 10 कदम पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, गांव में ऐसा नहीं होता। एक गांव में एक ही ट्रांसफार्मर होता है, वो पूरे गांव को बिजली दे रहा होता है, तो वो इतना मैनेज नहीं कर पाता। इस वजह से कभी कभी बिजली ड्रॉप हो जाती है, कभी कभी बढ़ जाती है। ठंड के मौसम में बढ़ जाती है, गर्मियों के मौसम में ड्रॉप होती है। एनीवे, ये तो रहा रेजिस्टेंस के बारे में बात जिसने मैंने आपको बताया। तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता चला जाएगा, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको सिखाया। अब रेजिस्टेंस अगर पता चल गया तो रेजिस्टिविटी अपने आप पता चल जाएगी, और रेजिस्टिविटी अगर आपको पता चल गई, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पता चल गई, तो अब जाके हम अपने मेन टॉपिक पे आ सकते हैं जिसका नाम है कंडक्टेंस। तो सबसे पहले अब यहाँ पे कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस को समझना है। कंडक्टेंस को बेटा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। एक्चुअली कंडक्टेंस इज द बेसिकली इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। एक बात ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे अपोजिट नहीं बोला, क्या बोला, इनवर्स बोला। तो बताओ इनवर्स और अपोजिट में क्या अंतर है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका इनवर्स है, तो अंतर क्या है दोनों में। अपोजिट का मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, यही ना, चेंज हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं साइन चेंज हो जाए। अगर मान लो +5 है, +5 का अपोजिट क्या होगा, -5, लेकिन इनवर्स क्या होगा, 1/5। तो यहाँ पे हम अपोजिट की बात नहीं कर रहे हैं। कंडक्टेंस इज द, बहुत सारे बच्चे डेफिनेशन लिखते समय गलती कर देते हैं, ध्यान देना इस बात को। कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ना कि अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं। तो अब यहाँ पे अगर मैं G की वैल्यू लिख रहा हूँगा तो मुझे कोई बताएगा R की वैल्यू क्या है। अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया R क्या है बेटा, ρL/A। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या आएगा, A/ρ×L। तो मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग कर देता हूँ, 1/ρ अलग कर देता हूँ, A/L को अलग कर देता हूँ। 1/ जो रो है इसी को कप्पा बोलते हैं। कप्पा का मतलब होता है कंडक्टिविटी, के या कप्पा अलग होता है, लेकिन हम लोग के से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, आसान रहेगा बनाना। तो G = K A/L, वेयर K इज द कंडक्टिविटी ऑफ द शेल या फिर कंडक्टिविटी ऑफ द वायर, या जो भी आपने जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हो। तो अगर मैं कप्पा की बात करूँगा तो क्या, कटप्पा मत बोल देना कोई, कप्पा है बता रहा हूँ, पता चला बाहुबली इतना ज़्यादा देख लियो कि कटप्पा याद आ रहा हूँ। के की वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, GL/A, क्या यही होगा, हाँ या ना, गुड। तो अगर मैं L को 1 कर दूँ, अगर मैं L को 1 कर दूँ, A को 1 कर दूँ, तो कप्पा किसके इक्वल हो जाएगा, G के इक्वल आ जाएगा। यानी कि अगर मैं कंडक्टिविटी का डेफिनेशन पूछूं तो क्या आप बता सकते हैं कंडक्टिविटी क्या है। कंडक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी को और किस नाम से जानेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जानेंगे। तो एक बार देखें ज़रा ध्यान से, अगर मैं इफ़ L = 1 मीटर एंड A = 1 मीटर स्क्वायर, देन K दिस इज इक्वल्स टू G। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कंडक्टिविटी क्या है, वेयर K इज द conductivity and G is the conductance,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कंडक्टिविटी क्या है तो आप बता पाओगे, या कंडक्टेंस क्या है तो आप बता पाओगे, बड़े आराम से बता पाओगे, इसमें क्या ही दिक्कत है। तो हेडिंग डालेंगे, पहले यहाँ तक लिख लिया है, अब कंडक्टेंस हेडिंग डालिए और लिखिए, देखिए इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। और यहाँ पे ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ आप नोट करेंगे, और उसके बाद यहाँ तक जब आप पहुँचेंगे, यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ से ये 1, 2 और 3 लाइन आप नोट कर लीजिए, 4 लाइन, 1, 2, 3, 4 लाइन आप नोट करेंगे। अब हेडिंग डालिए कंडक्टिविटी। बताओ बेटा कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। कंडक्टिविटी लिखते समय इस बात का ध्यान देंगे, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ द वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक ऐसा वायर जिसका लेंथ यूनिट हो, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट हो, उसके कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी का नाम देंगे। अब आप कंडक्टिविटी का फॉर्मूला K = G/L/A लिख लीजिए। अब यहाँ फटाफट यूनिट बता दो बेटा एक बार वापस से, बताओ कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? यहाँ से देखिए कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स। तो आप कहेंगे ओम इनवर्स, या कई बुक में MHO लिखा हुआ है, ध्यान दें, OHM को इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? MHO महो। तो ओम को महो भी बोल सकते हैं, या सबसे बेस्ट यूनिट मैं आपसे बताऊं ये साइमन आप यूज करेंगे, ठीक है? तो पर ओम को हम क्या बोलेंगे? साइमन, या पर ओम, महो या साइमन, जो भी आप बोल सकते हैं आप बोलेंगे। बताओ कप्पा की यूनिट क्या होगी? इधर देख के बताओ, कप्पा ये क्या है? पर ओम। यहाँ पे क्या हो गया? पर मीटर, साइमन पर मीटर, वेरी गुड। इसकी यूनिट होगी पर ओम पर मीटर या साइमन पर मीटर। अच्छा, अगर मीटर की जगह सेंटीमीटर हो तो कोई दिक्कत नहीं, साइमन पर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, गुड। कंडक्टेंस हुआ, कंडक्टिविटी हुआ, रेजिस्टेंस हुआ और रेजिस्टिविटी हुआ। अब हम डालेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस, ठीक। देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। पहला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो चाहे आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोले चाहे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बोलें, दोनों बातें सेम होगी। कौन सा कंडक्टेंस बेटा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, दोनों में से जो भी आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं इसका नाम। कई बुक में मेटेलिक कंडक्टेंस भी लिखा है, तो आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और मेटेलिक कंडक्टेंस। तो तीनों में से जिस भी नाम से बुलाया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
तीनों कंडक्टेंस होता है। ये जो कंडक्टेंस है ना, चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस हो, चाहे मेटेलिक कंडक्टेंस हो, ये किसी भी वायर के लिए है। और बताओ, किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से ही तो करंट फ्लो होता है। तो बताओ, करंट के मूव करने का मेन रीज़न क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी भी कंडक्टेंस का मेन रीजन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उस कंडक्टेंस को आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या मेटेलिक कंडक्टेंस के नाम से जानेंगे। लिखेंगे कंडक्टेंस ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, देखिए कंडक्टेंस ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, conductance is due to the flow of electron is known as metallic conductance or electronic conductance. It depends on किन किन बातों पे ये डिपेंड करता है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। जिस मेटल की आप बात करें उसका नेचर क्या है? पहला है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। मेटल के नेचर और उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, ये सबसे पहला पॉइंट है। अब आप सोच रहे हो स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ? स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब हुआ, अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन हर एक मेटल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। उसके पार्टिकल्स आपस में सेट होते थे, तो कभी BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूब बनाते थे, कभी FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूब बनाते थे, कभी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स बनता था, कभी सिंपल क्यूबिक लैटिस बनता था। इसे ब्रेवियस लैटिस के नाम से जाना जाता था। इस टॉपिक को पढ़ाया जाता था सॉलिड स्टेट में, हालांकि अब उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिलेबस से हटा दिया गया है। इस वजह से अभी आपको इतना बस जानने की ज़रूरत है कि स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कंडक्टिविटी कैसी होगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। अगर किसी एटम के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर किसी भी एटम के अंदर कम इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टिविटी भी उसकी कम होगी। ये किस बात पे डिपेंड करता है कि एक एटम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। एक और बात फिर से बताओ, मैंने अभी बताया, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। सेकंड होगा आपका, अब बताओ, मान लो कि जैसे ये पानी रखा हुआ है ना, क्या इस पानी में, ये प्योर वाटर है, प्योर डिस्टिल्ड वाटर है, क्या इसमें करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें प्योर वाटर जो होता है वो आयन के फॉर्म में नहीं होता, वो H2O मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। लेकिन सोचो अगर मैं इसमें एसिड डाल दूं, बेस डाल दूं या कोई सॉल्ट डाल दूं तो आयन क्या होंगे? ढेर सारे। अब उस आयन के मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होने के कितने मेन रीजन है? दो। कौन कौन से? पहला इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट और दूसरा आयंस का मूवमेंट। अभी जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है उसकी वजह से कौन सी कंडक्टिविटी है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस या मेटेलिक कंडक्टेंस। अभी जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो किसकी वजह से होगा? आयंस की वजह से। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज आयनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो अगला हमारा सेकेंड पॉइंट होगा आयोनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो आप इसे आयनिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बोलते हैं। बताओ, दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। अब आयंस में कैटायंस भी हो सकता है और एनायंस भी हो सकता है। तो भैया चाहे कैटायन का फ्लो हो चाहे एनायन का फ्लो, आयन के फ्लो होने की वजह से जो कंडक्टिविटी क्रिएट होती है, जो कंडक्टेंस क्रिएट होता है, उसका नाम है आयनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अब सवाल है कि आयनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन सबसे पहला पॉइंट, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। It depends on nature of electrolyte,
अब इलेक्ट्रोलाइट के नेचर का मतलब क्या, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, उसी हिसाब से कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी। दूसरा, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख देना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड आयन का साइज होगा मूवमेंट उतना ही कम होगा, मूवमेंट जितना कम होगा कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। तो हाइड्रेटेड आयन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जिसकी वजह से मूवमेंट ज़्यादा होगा और कंडक्टिविटी ज़्यादा फ्लो करेगी। नेक्स्ट, नेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट के अंदर इसको रखा गया है उसका नेचर क्या है और उसकी विस्कोसिटी क्या है। नेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, नेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर क्या है, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी क्या है। सॉल्वेंट यानी कि जिसके अंदर इसको डिजॉल्व कराया जाए। अब बताओ, सॉल्वेंट जो होगा वो भी तो डाइल्यूट भी हो सकता है, जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट पोलर हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है, और उसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल के बीच का स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा कि जो भी सॉलिड आपने डाला है वो सारा सॉलिड उसमें डिजॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या उसमें मूवमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, अब बताओ क्या लगता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी या ज़्यादा, सोच के बताओ। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो मूव नहीं कर पाएगा ना ज़्यादा तेज़ी से, इस वजह से कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस ज़्यादा हो गया कम होगा, सोच के बताओ। कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयंस के ज़्यादा होने की वजह से कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? तो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली या इन्वर्सली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है, अब इसमें बताओ टेम्परेचर, पांचवा पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से आयंस का मूवमेंट बहुत तेज़ हो जाएगा, आयंस का मूवमेंट जितनी तेज़ी से होगा करंट उतनी ही तेज़ी से फ्लो करेगा। तो ये रही कुछ बातें जिसको आपने अभी अभी देखा। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तो एक बार पूछ लोगा। ठीक है, क्या बेटा? सॉल्ट ब्रिज, हाँ सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो हो रहा है, आयंस का फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस शो कर रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आयंस का मूवमेंट हो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। और कोई ऐसी चीज़ जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो उसे बोलेंगे मेटालिक कंडक्टेंस। क्या ये बात क्लियर हो रही है? अब आप सोच रहे हो कि आखिर जो भी रेजिस्टेंस है, देखना ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू जब तक नहीं पता चलेगी, यहीं पे देख लेते हैं, सारी चीज़ें अभी बोर्ड पे लिखी हुई है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करना है तो L/A पता होना चाहिए। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस पता करने के लिए आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया गया व्हीट स्टोन ब्रिज, याद है? नहीं याद है? अभी नहीं पढ़ाया गया तो मैं पढ़ा देता हूँ, हेडिंग डालेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। ये व्हीट स्टोन ब्रिज किसी भी वायर का रेजिस्टेंस बताता है। चलिए हेडिंग डालिए व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में बेटा क्या होता है कि आप एक सेटअप तैयार करते हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेटअप तैयार किया, ये एसी करंट है। कौन सा करंट है? एसी करंट। डीसी होता तो कैसे रिप्रेजेंट करते? एसी है तो ऐसे कर रहे हैं। अब मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है ऐसे कुछ, बी और सी के बीच में, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है,
इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस। ध्यान देना, मुझे किसी वायर का रेजिस्टेंस पता करना है। इसके बीच में कोई ग्रामोफोन या कोई हेडफोन या इस टाइप का कोई भी डिटेक्टर लगा देते हैं जो करंट को डिटेक्ट करेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे डिटेक्टर को P रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसा कि आपके NCERT ने रिप्रेजेंट किया। ये वाला जो आपके पास, ध्यान देना, ये वाला जो आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मैं इसको नाम देता हूँ R1, R2, R3, R4। ये कुछ भी हो सकता है, किसी को R1 दिया जा सकता है, किसी को R2, किसी को R4, किसी को R3 डाल दे। तो मैंने यहाँ पे R1, R2, R3, R4 ऐसे लिख दिया, ठीक है। NCERT थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए आपके पास R3 एक रेजिस्टेंस है जो अननोन रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हमें पता लगाना है। तो उसके लिए हमें कम से कम 2 ऐसे रेजिस्टेंस चाहिए जो कि नोन हो, और उसमें मैं आपसे कहूँ कि R1 और R4 आपका नोन रेजिस्टेंस, मैं लिख देता हूँ R1 एंड R4 जो है वो नोन रेजिस्टेंस है। R3 क्या है बेटा? अननोन रेजिस्टेंस है, जिसके बारे में आपको पता लगाना है। और बचा R2। R2 एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब उसे अपने हिसाब से आप जितना मन करे उतना सेट कर सकते हैं। उसमें एक जैकी होता है, जिसको आप, एक स्केल होता है, उस वायर पे एक स्केल लगा होता है, उस पर आप टच करते हैं अलग अलग। तो मान लीजिए एक स्केल ऐसे लगा हुआ है, सपोज दैट एक स्केल लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है। आप यहाँ टच करेंगे तो इसका मतलब वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1 ओम। यहाँ पे टच करेंगे तो 2 ओम, यहाँ पे टच करेंगे तो 3 ओम। तो जहाँ पे आप टच करेंगे उस हिसाब से उसका ओम, अपना रेजिस्टेंस अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो अपने हिसाब से आप वेरिएबल कर सकते हैं। अब इस तरीके से मैंने एक सेटअप तैयार किया। ध्यान दें, आपके पास 4 रेजिस्टेंस है, जिसमें से एक रेजिस्टेंस वेरिएबल है, एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको पता करना है वो अननोन रेजिस्टेंस है, 2 ऐसे रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू पहले से आपको पता है। आप इसका सेटअप इस हिसाब से कीजिए कि इसके अंदर कोई भी करंट पास ना हो। इसका हेडफोन आप लगाकर चेक करते रहिए कि कोई करंट पास हो रहा है या नहीं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हेडफोन का। या फिर आप डिटेक्टर लगा दो, क्या कोई वोल्ट मीटर लगा दो, वो बताएगा कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा है। जिस केस में इसमें कोई भी करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा होगा, उसी केस में आप समझ जाएंगे कि पूरा का पूरा ये जो ब्रिज है ये बैलेंस हो गया। अब जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो आमने सामने के रेजिस्टेंस आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। यानी कि R1 को किससे मल्टीप्लाई करें? R4 से, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? R2 और R3 की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा? R3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? R1 R4 बाई R2। इस तरीके से मैं R3 की वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊंगा। लेकिन ज़रा सोच के बताओ, हमने जो अभी रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है, एक बार मुझे रेजिस्टेंस मिल गया तो रेजिस्टेंस मिल गया तो क्या मिल जाएगा? कंडक्टेंस मिल जाएगा। कंडक्टेंस मिल जाएगा तो उससे कंडक्टिविटी भी मिल जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुई? अगर मुझे बस क्या चाहिए? R चाहिए। R कहीं से मिल गया तो R मिलने से हमें कंडक्टेंस मिल जाएगा, कंडक्टेंस मिलने से हमें कंडक्टिविटी मिल जाएगा। जिस वायर की कंडक्टिविटी हमें चाहिए हम निकाल लेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये जो भी आपने रेजिस्टेंस निकाला ये किसी वायर का है, ना कि किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का। तो सवाल है कि मान लो अगर किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का आपको R निकालना हो, रेजिस्टेंस निकालना हो, तो कैसे पता करेंगे? यानी कि मान लो ये हमारे पास एक बॉटल है और इस बॉटल में हम आयन्स फ्लो करेगा और जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा। तो इसका अपना कोई रेजिस्टेंस होगा ना जो आयन को फ्लो करने से रोक रहा होगा। तो वो रेजिस्टेंस हम क्या इस तरीके से निकाल सकते हैं? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि इसके अंदर करंट जो पास हो रहा है वो कौन सा करंट है बेटा? AC करंट। AC करंट हर बार, ध्यान दें, AC करंट हर बार सॉल्यूशन को चेंज कर देगा। जो अंदर सॉल्यूशन है, जो आयन्स है, वो आपस में रिएक्शन करने लगेंगे तो कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो ये पहला सबसे बड़ा टास्क आएगा जो आपको दिक्कत क्रिएट करेगा। चलो इसको तो आप सॉल्व कर लोगे। कैसे? इसको कैसे सॉल्व कर लोगे? AC के बजाय DC लगा के। चलो ये तो सॉल्व हो गया। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो आराम से काम हो जा रहा है। क्या मैं इस सॉल्यूशन को इसमें किसी के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम सॉल्यूशन को भी एज अ वायर यूज कर सके, और वो सबसे बेहतरीन तरीका है कंडक्टिविटी सेल। ज़रा इसको अपनी कॉपी में बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए सारे लोग।
अभी हम लोगों ने पिछले आधे घंटे में जो कुछ भी पढ़ा है वो सारी चीज़ें इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो एक बार आप पूछ लीजिए मुझसे। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो अब इसको अपनी कॉपी में नोट करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। किसी भी आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी का हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको बताया अगर मान लो कोई वायर होता तो क्या उस वायर का रेजिस्टेंस आराम से कैलकुलेट कर लेते और एक बार रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते तो काम हो जाता। यानी कि बेसिकली हमें क्या चाहिए? रेजिस्टेंस। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस चाहिए और जिसको हम डायरेक्ट वायर की तरह काम नहीं करा सकते, तो हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए होगा जिसके अंदर सॉल्यूशन को भर करके उसको एज अ वायर यूज कर सकें। तो यहाँ पे वो जो होगा वो है कंडक्टिविटी सेल। पहले कुछ पॉइंट नोट करेंगे, लिखेंगे। वी कैन नॉट कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ, वी कैन नॉट कैलकुलेट resistance of, we cannot calculate resistance of ionic solution easily by using ionic solution easily by using Wheatstone bridge. There are two difficulties. फर्स्ट वन, कौन कौन सी डिफिकल्टी है? सबसे पहला कौन सा बेटा? AC करंट, विच कैन बी रिप्लेस्ड बाई DC। फर्स्ट डिफिकल्टी है AC करंट विच कैन बी रिप्लेस्ड बाई DC करंट। हम AC करंट को तो चलो DC से रिप्लेस्ड कर सकते हैं। सेकेंड डिफिकल्टीज है सॉल्यूशन। सेकेंड डिफिकल्टीज क्या है बेटा? सॉल्यूशन, आयनिक सॉल्यूशन। वी कैन नॉट यूज जस्ट लाइक वायर। हम वायर की तरह आयनिक सॉल्यूशन का यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक स्पेशल टाइप की सेल बनाना होगा जिसका नाम होगा कंडक्टिविटी सेल। तो हेडिंग डालेंगे कंडक्टिविटी सेल और लिखेंगे a specially designed cell, a specially designed cell in which platinized platinum electrode, in which platinized platinum electrodes are used. A specially designed cell in which platinized platinum electrodes are used, in which we can fill any solution, in which we can fill any solution, any electrolytic solution, and calculate resistance by connecting cell to the Wheatstone bridge, by connecting cell to the Wheatstone bridge। एक स्पेशली डिजाइंड सेल है जिसमें प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किए जाएंगे
और जिसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन भर करके उस सॉल्यूशन को उस सेल को हम डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट करके उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर होगी? उसको हम लोग कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं। मैं उसे बना देता हूँ। एक कुछ इस तरीके से एक छोटा सा सेल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के होते हैं और इसके अंदर एक स्पेस होता है जहाँ से हम सॉल्यूशन को फिल करते हैं। मैं इसके अंदर मान लो सॉल्यूशन फिल कर देता हूँ, तो मैंने इसके अंदर सॉल्यूशन फिल कर दिया। जो भी सॉल्यूशन मुझे, जिस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मैं वो सॉल्यूशन इसके अंदर फिल कर देता हूँ, वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ये जो आपको प्लेट दिख रहा है, ये प्लेट है आपका प्लेटिनम का, और ये वाला प्लेट जो आपको दिख रहा है, ये वाला प्लेट भी आपका प्लेटिनम का है। यहाँ पे प्लेटिनम के प्लेट्स हैं। ये एक सर्कुलर प्लेट होगा जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया। ये दोनों इलेक्ट्रोड आपके प्लेटिनम के हैं और ये जो वायर यहाँ से निकल रहा है, उसी वायर को आगे चल के हम किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है, ये है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है उससे हमसे कोई मतलब नहीं। अब मुझे कंडक्टिविटी सेल मिल गई। मुझे इस कंडक्टिविटी सेल का ये जो यहाँ पे मैंने जो इलेक्ट्रोड रखा है, चलो मैं दोनों तरफ एक सर्कुलर इलेक्ट्रोड ही दिखा देता हूँ। ये जो इलेक्ट्रोड रखा है, उस इलेक्ट्रोड का अपना एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, हाँ या ना? और उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच की अपनी एक लेंथ होगी। तो ये जो 2 इलेक्ट्रोड दिख रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का अपना एक लेंथ होगा, वो L है, जिसे आप लेंथ ऑफ कंडक्टिविटी सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये लेंथ हो गया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्या अगर मान लो मैंने कोई कंडक्टिविटी सेल कनेक्ट किया है, बनाया है, तो क्या उस कंडक्टिविटी, जो भी मैंने कंडक्टिविटी सेल बनाया, क्या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा? क्या उसका लेंथ चेंज होगा? क्या नहीं, ना तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा और ना ही क्या चेंज होने वाला बेटा, लेंथ चेंज होने वाला है। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज नहीं होगा और लेंथ भी चेंज नहीं होगा, तो क्या लेंथ बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू कभी चेंज होगी? कभी नहीं चेंज होगी। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? G*, जिसे सेल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, सेल कांस्टेंट। तो अब हमने एक नया कांस्टेंट क्रिएट किया है जिसका नाम है G*, जो है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट किसी भी सेल का, एक बार आपने कंडक्टिविटी सेल तैयार किया तो वो कंडक्टिविटी सेल कभी भी चेंज नहीं होगा। उसके अंदर सॉल्यूशन जब मन के तब भर दो। जैसे ये बॉटल है, मैंने ये बॉटल बना दिया, मैं नहीं बनाया, मतलब जिसने भी बनाया है बॉटल, क्या इस बॉटल का शेप और साइज़ बदल जाएगा अगर इसमें मैं पानी की बजाय कुछ और डालूं? शरबत, कोल्ड ड्रिंक, तुम लोग के दिमाग में कुछ और होगा ना, दारू डालूं, ऐसे कुछ भी डाल लूँ मैं इसमें, क्या इसका शेप बदल जाएगा? नहीं। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वही रहेगा, इसका जो लेंथ है वो वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई कंडक्टिविटी सेल है तो इस कंडक्टिविटी सेल का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी कि L/A की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और वो होगा आपका सेल कांस्टेंट, जिसे आप बोल रहे हो G*। आपने सोचा कि सर ये G* तक तो समझ में आता है, लेकिन इसका यूज, इससे हम R की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। फिर से एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना लो, फिर से एक व्हीटस्टोन ब्रिज आप बना लो और उस व्हीटस्टोन ब्रिज में आप जहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस था, बताओ कहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस था बेटा? R3। क्या ये वाला था? तो जहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस था, उस अननोन रेजिस्टेंस की जगह मैंने क्या डाल दिया? कंडक्टिविटी सेल। देखो ये कंडक्टिविटी सेल मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ये है आपका कंडक्टिविटी सेल। अब बाकी सारी चीज़ें वो जैसे हैं वो वैसे ही रहने दो। और एक और काम क्या करोगे? एक और काम क्या करोगे बताओ? इस बार जो करंट होगा वो कौन सा करंट होगा? DC करंट। ठीक है। अब यहाँ पे फिर आपका जो वोल्टेज होगा, ये बताओ क्या था? R2। ये क्या था बेटा? R4। ये क्या है? R3। और ये क्या है? R1। ये कौन सा रेजिस्टेंस है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिर से एक बार बताओ, R3 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, तो बताओ क्या हो जाएगा? R1 × R4 / R2।
बशर्ते मैं किसी भी सॉल्यूशन को चूँकि डायरेक्ट वायर की तरह कनेक्ट नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने एक ऐसा सेल बनाया जिस सेल में अगर मैंने सॉल्यूशन भर दिया तो वायर की तरह काम करने लगे, और उसी सेल का नाम है कंडक्टिविटी सेल। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अब आपने क्या निकाल लिया? आर। एक बार आपको आर की वैल्यू पता चल गई तो क्या क्या पता चल जाएगा बताओ? तो अगर आर पता चल गया तो जी पता चल गया, कैसे? 1/r से, हाँ या ना? तो बताओ कंडक्टिविटी कैसे पता चलेगी? कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी इंटू आर। आर की वैल्यू क्या होती है? रो L/A, यही होता है ना? हाँ या ना? नहीं, यहाँ पे ये नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ। अगर मैं ऐसा लिखूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, जी इक्वल टू, आपने कहा कि 1/रो अलग कर दिया, और क्या किया बेटा? A/L या R/A? A/L कर दिया। अब 1/रो को क्या लिखा? कप्पा। तो यहाँ से G इक्वल टू कप्पा इंटू A/L। अगर मैं कप्पा की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो G इंटू L/A, यही होगा। अब बताओ L/A की वैल्यू क्या है? L/A की वैल्यू क्या है? G स्टार। तो अगर मैं कप्पा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या G इंटू G स्टार नहीं हो जाएगा बेटा? हाँ या ना? तो अगर मैं कप्पा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हमारे पास एक ऑप्शन है पहला, G इंटू G स्टार। और अगर मैं G स्टार की वैल्यू निकालना चाहूँ तो दिस इज इक्वल टू K/G, या आप कह सकते हो G स्टार दिस इज इक्वल टू 1/G की जगह R लिख सकता हूँ, तो K इंटू R, हाँ या ना? तो हमने G स्टार की वैल्यू K इंटू R से लिखा। एक और बात, मान लो, जरा सोचो, इसी बॉटल के अंदर, ये मान लो कंडक्टिविटी सेल का बॉटल, सस्ता वाला बॉटल, इतना महंगा वाला देना जरा, ये महंगा वाला, ये इससे लग रहा है कंडक्टिविटी सेल। तो मान लो ये कंडक्टिविटी सेल है, इसके अंदर मैंने क्या भरा है अभी? पानी, ठीक है। मान लो ये NaCl है, क्या जाता है, पैसा थोड़ी लग रहा है। NaCl मान लो इसके अंदर भरा, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1m का है। इस NaCl से मैं क्या निकाल सकता हूँ? इस NaCl के लिए का मैंने R दे दिया आपको, और क्या दे दिया? कंडक्टिविटी दे दिया। तो क्या इस मैंने जो सॉल्यूशन अभी आपको दिया उस सॉल्यूशन का R आपको पहले से पता है और उसकी कंडक्टिविटी आपको पहले से पता है, तो इस सेल का क्या निकल जाएगा? सेल कांस्टेंट निकल जाएगा। एक दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास है, इस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है KCl का, किसका है? और 0.2m सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकलेगा? आपने सबसे पहले जो सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस दिया था, जिसका कंडक्टिविटी दिया था, उन दोनों को आपस, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी आपस में मल्टीप्लाई करके इस सेल का क्या निकाल लिया? सेल कांस्टेंट। अब इस सी सेल में मैंने इस सॉल्यूशन को चेंज करके कौन सा सॉल्यूशन डाल दिया? KCl वाला। तो क्या KCl वाला सॉल्यूशन डालूंगा G स्टार बदल जाएगा क्या? नहीं, G स्टार तो अभी वही रहेगा। अब उसका R दिया है तो क्या उसका कप्पा निकल जाएगा? यानी कि अगर आप ये कहना चाह रहे हो G स्टार कभी नहीं बदलेगा, तो अगर G स्टार नहीं बदलेगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? K1R1 दिस इज इक्वल टू K2R2, हाँ या ना? तो मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, K1R1 इक्वल टू K2R2। इस K1R1 इक्वल टू K2R2 से हम किसी भी सॉल्यूशन का, क्या एक सॉल्यूशन का, देखना, एक सॉल्यूशन का कप्पा दिया होगा, उसका R भी दिया होगा, दूसरे सॉल्यूशन का R दिया होगा और उसका कप्पा निकालना होगा, तो क्या इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करके हम निकाल सकते हैं? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब आपने कहा सर ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई, हमें कंडक्टिविटी भी निकालना आ गया, ये सारी चीज़ें निकालना आ गया, लेकिन एक चीज़ अभी समझना बाकी है, और वो है आपका कि ये जो भी आपने कंडक्टिविटी या जो कुछ भी निकाला है, क्या उस दौरान आपने सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कुछ फिक्स किया है या नहीं किया है? क्या मैंने फिक्स किया है? नहीं। लेकिन सोचो जरा, अगर मैं सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल फिक्स कर देता तो क्या ये कंडक्टिविटी बदल जाती? बदलती या नहीं बदलती? अभी मुझे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, अभी मैं सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को क्या कर दूं? 1 मोल कर दूं। तो 1 मोल सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसको कंडक्टिविटी सिंपली नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 मोल है। तो यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ मैं इसी टाइम पे, मोलर कंडक्टिविटी। अब बताओ जरा, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल सॉल्यूशन। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? मोलर कंडक्टिविटी, दैट मीन्स कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल सॉल्यूशन
एक मोल सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मैंने नाम दे दिया मोलर कंडक्टिविटी। अब जरा इसको ऐसे समझो और मुझे बताओ, अगर मैं द कंडक्टिविटी ऐसे लिखूं, कंडक्टिविटी ऑफ सी मोल सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ सी मोल सॉल्यूशन, दिस इज इक्वल टू कप्पा। तो कोई मुझे बताएगा कि कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, K बाई सी। तो भैया ये जो कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल सॉल्यूशन है, आप इसको लिखते हो मोलर कंडक्टिविटी। एक मोल के सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या बोल रहे हो, मोलर कंडक्टिविटी। दैट मीन्स सिंपली आप लिख सकते हो मोलर कंडक्टिविटी दिस इक्वल टू K बाई सी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे बताओ कप्पा की यूनिट क्या है, साइमन पर मीटर या साइमन पर सेंटीमीटर। और कॉन्सेंट्रेशन, ये जो है ये कॉन्सेंट्रेशन है, जिसकी यूनिट क्या होती है बेटा, मोल पर लीटर। ये क्या है, कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, साइमन पर मीटर। अब बताओ ये है मीटर, ये है लीटर, क्या मामला गड़बड़ नहीं हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि लीटर अलग यूनिट है, मीटर अलग यूनिट है। और इन खास बात ये है, कभी कभी क्या है यूनिट चेंज होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन यहाँ पे खास बात ये है कि लीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ज़रा सोचो, एक टंकी देखा है, एक टंकी की जो लेंथ है वो 1 मीटर कर दो, ब्रेथ 1 मीटर कर दो, हाइट भी 1 मीटर कर दो, तो 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट की एक टंकी बनाओ, उसमें पानी भरो, वो पानी 1000 लीटर आएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ 1 मीटर क्यूब की वैल्यू क्या लिखोगे, 1000 लीटर, क्या होगा या नहीं? तो मैं चाहूँ तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? उसके लिए मुझे किसकी मदद लेनी होगी, 1000 की मदद लेनी होगी। फाइनली जो आप फॉर्मूला यूज करोगे, लैम्डा दिस इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई C। अब सवाल ये है, देखो तो कप्पा, ये इसमें ये क्या है बेटा, ये वाला पोर्शन क्या है, क्या लिखा हुआ है, लैम्डा m क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। K क्या है, कंडक्टिविटी, और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तीनों मिल गया। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बेटा, मोल पर लीटर। क्या होती है, मोल पर लीटर। मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट यहाँ पे आप यूज करोगे वो होगा साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर। अब बताओ अब एक और बात, अब साइमन पर सेंटीमीटर या साइमन पर मीटर, जो आपकी मर्जी हो, उसी हिसाब से यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो किसकी आ जाएगी, मोल पर मोल। ये कंडक्टिविटी साइमन, यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे मोल भी है, तो अगर इसकी यूनिट लिखोगे तो क्या आएगी, साइमन, बोलो साइमन। ये जो सेंटीमीटर, ध्यान सुना, ये पर सेंटीमीटर और ये होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या एक कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मोल किस में चला जाएगा, नीचे, तो पर मोल। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो भैया अगर आपने ये साइमन सेंटीमीटर यूज़ किया तो यहाँ पे क्या निकलेगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लेकिन अगर आपने यहाँ पे साइमन मीटर यूज़ किया तो यहाँ पे यूनिट क्या आएगी, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। क्या ये बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? एक यूनिट कन्वर्जन आप याद रखेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिखा दिया है, 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल की वैल्यू, 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल की वैल्यू, जब अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो जब भी कभी आपको साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में दिया हो और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो बेसिकली आप क्या कर दोगे, 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये पहली यूनिट है। और दूसरी, कप्पा की यूनिट में हम क्या यूज़ करते हैं, साइमन सेंटीमीटर और साइमन पर मीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 साइमन
पर मीटर की वैल्यू कितनी होगी? तो आंसर है 1, बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कितना? 100। तो 100 साइमन पर सेंटीमीटर। चलो आप एक बार इसको, हाँ क्या बेटा? ये था, दोनों यूज कर सकते हो उसमें। उसका रीज़न क्या है? जैसे अगर आपने ऊपर मीटर नीचे आपने लीटर लिया है तो ऊपर आप मीटर लोगे, यही ना, तो 1000 आया। लेकिन अगर आपने ऊपर सेंटीमीटर लिया, नीचे तो मिलीलीटर लेना होगा ना, नहीं होगा। तो ऊपर सेंटीमीटर लिया है तो 10⁶ होगा और नीचे मिलीलीटर होगा 10⁻3, फिर से वापस से 10⁻3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 1000। जैसे अगर मीटर करेंगे तो ऊपर 10⁻³ -3 से करेंगे और जब सेंटीमीटर करेंगे तो ऊपर 10⁻²। हाँ कर सकते हो, अपने मन से कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने कहा सर अपने मन से करना चाहें तो मीटर और सेंटीमीटर वाला तो कोई बात नहीं, आप यही वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर ये वाला यूनिट हटा दो, चलो आप ऐसे कर लो। और यहाँ पे ये वाली जो यूनिट है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो साइमन सेंटीमीटर ये यूनिट आप याद रखेंगे। जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो आप इस बात को ध्यान देंगे। तो पहले सबसे पहले कंडक्टिविटी की यूनिट आप चेक कर लेंगे कि कंडक्टिविटी की यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर में है या साइमन पर मीटर में। अगर साइमन पर मीटर में, उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे? इस फॉर्मूले से यूज करके साइमन पर सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे और आपकी लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बाद में आप साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल को साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में कन्वर्ट करना चाहे तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में सेंटीमीटर ही यूज किया गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक है जो जेईई एडवांस में है, मैं उसको बात सोच रहा हूँ डिस्कस कर लूँ, बाद में फिर दिक्कत होगी। इक्विवेलेंट कंडक्ट, जैसे मोलर कंडक्टिविटी है ना, सेम ऐसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। हेड ना लेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लैम्डा इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सेम, यही सेम फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। अब इक्विवेलेंट किस में आता है? मोलैरिटी में या नॉर्मेलिटी में? नॉर्मेलिटी में हम इक्विवेलेंट यूज करते थे। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल्स टू के, तो बताओ कंडक्टिविटी ऑफ वन इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? K/N। तो फाइनली हम अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखना चाहें तो जैसे मोलर कंडक्टिविटी है वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, क्या होगा बेटा? K × 1000 डिवाइडेड बाई N, वेयर कैपिटल N इज द नॉर्मेलिटी। यूनिट क्या होती है बेटा इसकी? नंबर ऑफ, या ऐसे लिखूंगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो गई? यह है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यहाँ बताओ, इसको देखते हुए बताओ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट क्या आ जाएगी? इसकी यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ओके, कप्पा कंडक्टिविटी है और इसकी यूनिट हो गई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन पर सेंटीमीटर। क्या कोई मुझे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन बताएगा?
सबको पता है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, यही होता था ना बेटा, आया ना। तो अगर मैं यहाँ पे n की जगह, अगर मैं n की जगह n फैक्टर इनटू c लिख दूँ तो क्या कोई गलत होगा? c क्या है? मोलैरिटी। तो अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे रखूँ तो k इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल्स टू k इंटू 1000 डिवाइडेड बाई n फैक्टर इंटू c। ज़रा ये पूरी वैल्यू बताओ क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई n फैक्टर। क्या क्लियर हो गया? यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है तो आप कहेंगे n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर किसी की मोलर कंडक्टिविटी पता है तो क्या उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बड़े आराम से निकल जाएगा? कैसे निकलेगा? ऐसे n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। इसे नोट कर लीजिए। H2SO4 का n फैक्टर कितना है? 2। CuSO4 का n फैक्टर कितना है? 2। Cu प्लस 2 चार्ज है, ये आयन्स है यहाँ पे। H2SO4 तो एसिड था, तो एसिड के केस में हमने क्या देखा n फैक्टर? H प्लस। आयन्स के लिए क्या होगा? चार्ज। n फैक्टर फॉर आयन्स दिस इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन इट, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल, Na प्लस के पास बताओ इसका 1, Ca प्लस 2 पे 2, Al प्लस 3 पे क्या हो जाएगा? 3। तो जो भी आपने सॉल्यूशन भरा है उस सॉल्यूशन में कैटायन का आयन कितना चार्ज है उस चार्ज को देखते हुए आप इसको लिख सकते हो। या अगर मैं ऐसे लिखूँ SO4 माइनस 2 तो आप क्या बोलोगे? 2। ठीक है, गुड। दोनों अब देखो ध्यान दो, अगर मान लो मैं आपसे कहता Na2SO4 है तो क्या देखो? Na प्लस देखोगे या SO4 माइनस 2 देखोगे? सबसे पहले वो पूछेगा Na प्लस का दिया होगा मोलैरिटी या SO4 माइनस 2 दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो आप SO4 जो बड़ा वाला चार्ज होता है ना उसी को कंसिडर करके चलोगे, जैसे SO4 माइनस 2 का उस टाइम पे देख के चलोगे। तो ये रहा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आइए इस पर प्यारा सा सवाल करते हैं, छोटा सा मोटा सा क्यूट सा सवाल जो करे बवाल। तो एक सवाल, प्यारा सा सवाल है, लिख लीजिए, NCERT का ही है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 mole per liter KCl solution. The resistance of the conductivity cell filled with, the resistance of a conductivity cell filled with 0.1 mole per liter KCl solution. 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohm. Is 100 ohm. 0.1 m KCl सॉल्यूशन था, इसकी रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ohm. The resistance of a conductivity cell filled with 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohm. Full stop. If the resistance of the same cell filled with, if the resistance of the same cell filled with 0.02 mole per liter, 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm. 520 ohm. कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, इसकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने को बोल रहा है
और इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने को बोल रहा है। कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 MkCl सॉल्यूशन, 0.02 MkCl सॉल्यूशन। आपको क्या चाहिए अभी? एक कंडक्टिविटी और चाहिए होगा ना, तभी तो दूसरा कंडक्टिविटी निकालोगे। तो द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 MkCl सॉल्यूशन इज गिवन दैट दिस इज इक्वल्स टू 1.3 साइमन पर मीटर। बहुत आसान है, बताओ कैसे निकलोगे? निकालोगे नहीं, निकालो। कैसे निकालोगे? सबसे पहले डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे? K1 R1 दिस इज इक्वल्स टू K2 R2। K1 की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 1.3 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है? 100 दिस इज इक्वल्स टू K2 की वैल्यू कितनी है? निकालनी है। R2 की वैल्यू कितनी है? 520। देन K2 दिस इज इक्वल्स टू 1.3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 520, तो 130 डिवाइडेड बाई 520। जीरो ने जीरो को मार दिया। अब बताओ 1/4 आ गया, यानी 0.25। तो ये जो K2 आया इसकी यूनिट क्या है बेटा? 0.25 साइमन पर मीटर, यही हुआ, क्योंकि यूनिट क्या है? साइमन पर मीटर। अब हमें इस साइमन पर मीटर को हम साइमन पर सेंटीमीटर में जल्दी से कन्वर्ट कर दो। बताओ क्या करोगे? साइमन पर मीटर, अभी मैंने बताया साइमन पर मीटर और साइमन पर सेंटीमीटर का रिलेशन क्या है? साइमन पर मीटर और साइमन पर सेंटीमीटर का रिलेशन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? वन साइमन पर सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 साइमन पर मीटर, यही तो है, यही है ना बेटा? तो हमें साइमन पर मीटर दिया है, तो 1 साइमन पर मीटर दिस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻² साइमन पर सेंटीमीटर। अब हमारे पास K2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। K2 इक्वल्स टू 0.25 इंटू 10⁻⁻² साइमन पर सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? मोलर कंडक्टिविटी। तो अगले स्टेप में मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी दिस इज इक्वल्स टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई C। तो K की वैल्यू कितनी है? 0.25 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1000 डिवाइडेड बाई C की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.02। चलो एक बार अप्रॉक्सीमेटली डेटा कैलकुलेट करो, मुझे बता दो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। कितना आ रहा है? 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। डन। तो आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल है। अगर मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ लेता तो क्या बराबर होता? क्यों? मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यहाँ पे दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एन फैक्टर कितना हो गया? 1। इस वजह से यहाँ पे दोनों कंडक्टिविटी बराबर होंगे। 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है?